आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। इस स्टोरी को जब आप लोग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Another day of testimony in the Angela McAfee trial, the woman who admitted to killing her daughter, 15-year-old Jeanette Maple. Today, McAfee's other daughter took the stand. Thanks for joining us tonight for News. 1963 में एक एंजेला नाम की लड़की का जन्म होता है सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में। यहाँ पर ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। जो इसकी माँ थी उसका नाम नैन्सी था और जो उसके पिता थे उसका नाम जेरी था। और जो इसके पिता थे वो बहुत ही ज्यादा इसकी माँ को टॉर्चर किया करते, उसके साथ वो बहुत ज्यादा मारपीट किया करते, जिसकी वजह से उसकी माँ ने काफी बार उसको छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसको पकड़ लिया करता। वैसे नैन्सी के 3 बच्चे थे। जो एंजेला थी वो सबसे बड़ी बेटी थी और एंजेला की माँ जेरी से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी जिससे वो उससे डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। जब एंजेला 5 साल की थी उस टाइम पर उसने हिम्मत करके उसको डिवोर्स देने के लिए कह दिया और वो उस घर से निकल गई। लेकिन जब वो घर से निकल गई उसके बाद जेरी ने उसका पीछा किया और उसको वो पकड़कर वापस लेके आया और उसको घर पर लाने के बाद बेल्टों से उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की। लेकिन फिर वो दोबारा से नैन्सी हिम्मत करती है और उस घर से भाग जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि उसकी मौत कैसे हुई। जिसके बाद जेरी एक लड़की से और शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे और हो जाते हैं। अब ये कुल मिलाकर 5 बच्चे हो गए थे। लेकिन जो जेरी की अब नई वाइफ थी और एंजेला की जो नई माँ थी वो अपने बच्चों में और उसके जो पहले के बच्चे थे जेरी के, उनमें वो भेदभाव करने लगी। अगर कोई ओकेशन होता, कोई त्योहार वगैरह हुआ करता, तब वो उनको गिफ्ट नहीं दिया करती, वो सिर्फ अपने बच्चों को ही गिफ्ट दिया करती और साथ में ही वो उन तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती और अपने बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार किया करती। और जो जेरी था वो अपनी पहली पत्नी के साथ तो टॉर्चर किया ही करता, लेकिन जो उसकी नई पत्नी आई थी उसके साथ उसने पहले कुछ महीनों तक तो बहुत अच्छे से वो रहा, लेकिन बाद में उसके साथ भी उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और जेरी ना सिर्फ अपनी पत्नी को टॉर्चर किया करता बल्कि वो अपने बच्चे यानी कि जो एंजेला और उसके वो 2 भाई थे उनको भी वो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता। उनको उसने खाने के लिए भी मना कर रखा था कि उन्हें सिर्फ लिमिटेड ही खाना मिलेगा, उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाया करता और बाद में जो उनके फ्रिज और अलमारी हुआ करती उनके ताला लगा दिया जाया करता ताकि वो उनके अंदर से कोई खाने की चीज ना ले सके। और साथ में ही जेरी अपने बच्चों को भी अब पीटने लगा था। उसके हाथ में कोई बेल्ट आ जाती या किसी पेड़ की टहनी वगैरह भी आ जाया करती तो उनसे भी वो उन बच्चों को बुरी तरह से मारने लग जाया करता। एक दिन तो उसने इतना ज्यादा पता नहीं किस बात का गुस्सा आया कि उसने जो स्क्रू ड्राइवर होता है मतलब कि पेचकस, वो उठाकर अपने बच्चे के सिर में मार दिया था। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और अब एंजेला 16 साल की हो चुकी थी। जब वो 16 साल की हुई तब उसने सोच लिया था कि वो इस घर को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी और उसने ऐसा ही किया, वो उस घर से भाग गई। और एंजेला का एक कैनिबल वर्कर के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया। वो उसके साथ पूरे देश में इधर उधर घूमती रही और उसे बहुत ज्यादा ड्रग्स की आदत लग गई थी। उस आदमी ने जो उसके साथ रिलेशनशिप में था उसने उसको भी ड्रग्स की आदत लगा दी थी। अब ये दोनों मिलकर 24 घंटे नशे में धुत रहा करते और ऐसे ही फिर उसका टाइम बीतता रहता है। और जब वो 20 साल की हो गई तब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने होम टाउन यानी कि सैक्रामेंटो लौट जाएगी। जिसके बाद वो वापस से वहीं पर आती है और वहां पर एक एंथनी नाम के लड़के से मिलती है और ये एक दूसरे से प्यार कर बैठे और इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। और इनके रिलेशनशिप भी इतना ज्यादा प्योर नहीं था क्योंकि ये दोनों भी ड्रग्स लिया करते और उन दोनों का ऐसे ही रिलेशनशिप चलता रहता है। जिसके बाद एंजेला ने एक एक करके 3 बच्चों को जन्म दिया और सबसे बड़े उसके 2 बेटे थे और उसके बाद जो सबसे छोटी उनकी बेटी थी उसका नाम उन्होंने जेनेट रखा था। और जो आज की मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ ये सारी की सारी जेनेट के ऊपर ही है। एंजेला इतनी ज्यादा ड्रग्स लिया करती, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को कैसे पाले और धीरे धीरे उनके बच्चे ऐसे ही पलते जा रहे थे। और जब उनके बच्चों की उम्र 5 साल 6 साल और जो जेनेट थी उसकी उम्र सिर्फ 1 साल की थी तब उसकी माँ को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने एंथनी और एंजेला को तो पकड़ लिया था, अब उन बच्चों का क्या होगा इसके लिए पुलिस वालों ने उनकी डिटेल निकाली। तब पता चला कि उन बच्चों का दादा भी मौजूद है यानी कि जेरी। पुलिस वाले उन बच्चों की कस्टडी जेरी को सौंप देते हैं। जेरी ने भी उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेरी ने उन बच्चों को क्यों अपनाया होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये रूल है अगर कोई किसी के बच्चों को पालता है तो उसको सरकार पैसा देती है। उन पैसों की वजह से जेरी ने उन बच्चों को अपना लिया था।
और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1 साल निकल जाता है। 1 साल होने के बाद जो एंजेला थी वो जेल से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसने दोबारा से अदालत में केस डाला कि उसके बच्चों की कस्टडी उसे मिलनी चाहिए, लेकिन जो जेरी था वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उन बच्चों की कस्टडी एंजेला को मिले। और जो जेरी था वो केस से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने पुलिस वालों से कहा कि आप लोग मुझसे ये बच्चे ले लीजिए और आप इन्हें चाइल्ड केयर में भेज दो। जिसके बाद पुलिस वाले उन बच्चों को, तीनों के तीनों बच्चों को चाइल्ड केयर में भेज देते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और वो बच्चे भी अब चाइल्ड केयर में बड़े हो रहे थे। जब जो जेनेट थी वो 6 साल की हो गई और उसके जो भाई थे वो 12-13 साल के हो गए थे। और इस टाइम पर जब वो बच्चे चाइल्ड केयर में थे तब जेनेट से मिलने के लिए उसकी माँ कभी कभार ही आया करती। वो महीने में या 2 महीने में या कई बार तो वो 6-6 महीने में अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करती। लेकिन फिर पता नहीं एंजेला के दिमाग में क्या आया, उसने दोबारा से अदालत में ये अपील कर दी कि उसके तीनों बच्चों की उसको कस्टडी मिलनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने उन तीनों बच्चों को अदालत में बुलाया और वहीं पर एंजेला भी मौजूद थी। जिसके बाद जो अदालत में जज बैठे थे उन्होंने उन बच्चों से ही पूछ लिया कि तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो या फिर इसी चाइल्ड केयर में रहना चाहते हो। वहां पर जो 2 बड़े बच्चे थे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसकी माँ जब ड्रग्स लिया करती वो उनके साथ कैसा व्यवहार किया करती, वो बहुत ही गंदा उनके साथ वहां पर व्यवहार किया करती। इसलिए उन दोनों ने तो मना कर दिया था। और जो जेनेट थी, जब उससे पूछा गया उसने कहा कि मुझे अपनी माँ के साथ जाना है, क्योंकि जेनेट को उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जब उसकी माँ जेल में गई थी उस टाइम पर सिर्फ वो 1 साल की ही थी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। और यहाँ पर अदालत को भी ये देखना चाहिए था कि जो बड़े बच्चे, दोनों बड़े बच्चे हैं, उन्होंने अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो इस बच्ची को भी उसके साथ नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अदालत ने जेनेट की कस्टडी एंजेला को दे दी। जिसके बाद एंजेला जेनेट को लेकर अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। जिसके बाद जो एंजेला थी उसने एक आदमी के साथ और रिलेशनशिप बनाया और उसके साथ उसने एक लड़की को और जन्म दिया और उसका नाम उसने पेशेंस रखा। और बाद में उसने उस आदमी को भी छोड़ दिया। जिसके बाद उसने एक आदमी के साथ और नया रिलेशनशिप शुरू कर दिया जिसका नाम रिचर्ड था। अब रिचर्ड के साथ वो उसके घर के अंदर रहा करती और साथ में उसकी दोनों बेटियां भी उसी के साथ रहा करती। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और इन दोनों के भी अब एक बच्चा हो गया था, उसका नाम इन्होंने रिचर्ड जूनियर रखा। और फिर धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतता जाता है और 2005 का टाइम आ जाता है। जब 2005 आया उस टाइम पर ये सैक्रामेंटो से निकलकर ओरेगन में चले गए थे। वहां पर जाकर ये अपनी फैमिली के साथ रहने लगे थे। और अब तक जो जेनेट थी वो 10 साल की हो चुकी थी। और जेनेट जब 10 साल की हो गई, अब एंजेला उसको, यानी कि जेनेट को अब अकेला रखना उसने शुरू कर दिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंजेला को भी बचपन में अकेला रखा जाया करता, वैसे ही अब वो अपनी बेटी यानी कि जेनेट के साथ करने लगी थी। उसने उसको अकेला रखना शुरू कर दिया था। अगर वो जेनेट को कोई काम बताती, वो उसका काम नहीं करती, तब वो उसे कमरे में बंद कर दिया करती। और धीरे धीरे ये पनिशमेंट बढ़ती गई। अब वो कई कई घंटों तक उसे बाथरूम में या फिर रूम में बंद कर दिया करती। फिर एंजेला ने सोचा कि ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है, अब पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद उसने जेनेट से कहा कि अगर तुम्हें बाथरूम में जाना है तो मुझसे पूछकर जाना होगा। और जेनेट चुपके से बाथरूम में ना जा पाए, इसके लिए उसने बाथरूम पर ताला भी लगा दिया। और जेनेट को जब भी बाथरूम में जाना हुआ करता, वो अपनी माँ की परमिशन लेने के लिए आया करती। और एंजेला उसे बहुत ही कम परमिशन दिया करती कि वो बाथरूम में जाए। लेकिन जो एंजेला के 2 बच्चे थे उनके साथ वो बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती। उनको तो त्योहारों पर वो गिफ्ट भी दिया करती और जो उनका मन किया करता वो सब कुछ उनको मिला करता। लेकिन जो जेनेट थी उसके साथ ऐसा नहीं था। जैसे एंजेला के साथ बचपन में हुआ करता, उसके भाइयों के साथ तो अच्छा व्यवहार हुआ करता, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार हुआ करता। ऐसा ही वो अब अपनी बच्ची जेनेट के साथ कर रही थी। और धीरे धीरे एंजेला ने जेनेट के ऊपर और ज्यादा पनिशमेंट बढ़ानी शुरू कर दी। पहले तो सिर्फ वो कमरों के अंदर बंद रहा करती और बाथरूम जाने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ा करती। और अब उसने कहा कि तुम्हें बस खाना भी एक ही टाइम के लिए मिला करेगा। एंजेला ने जेनेट को अब खाना देना भी कम कर दिया था। बस वो उसे इतना ही खाना दिया करती जिससे वो बस जिंदा रह सके। और उसने भी अलमारी और जो उनका फ्रिज था उसके ऊपर ताला लगाना शुरू कर दिया ताकि जेनेट उनके अंदर से कुछ चीज निकाल कर खा ना सके। फिर शाम को जब ये सारे के सारे लोग मिलकर खाना खाया करते और जेनेट को थोड़ा सा खाना दिया जाया करता, जब जेनेट अपनी माँ से कहती कि मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए, तब उसकी माँ उसे मिर्ची वाले आलू खिलाया करती जिससे उसका मुंह बहुत ज्यादा जल जाया करता। और ना ही वो उसे पीने के लिए पानी दिया करती। और धीरे धीरे अब जेनेट के पानी के ऊपर भी उसने रोक लगा दी। उसे बहुत ही कम पानी पीने के लिए दिया जाया करता, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो गई और वो प्यास के कारण इतनी ज्यादा प्यासी हो जाया करती कई बार कि वो जो कुत्ते का पानी डालने के लिए जो कटोरी होती है उसके अंदर से पानी पी लिया करती। और कई बार तो वो टॉयलेट के अंदर जाकर टॉयलेट का भी पानी पी जाया करती। अब जरा आप सोच कर देखिए उस बेचारी 10 साल की बच्ची के साथ कितना भयानक टॉर्चर हुआ करता।
अभी तो ये कुछ भी नहीं, आगे आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जेनेट 11 साल की हो गई थी और वहां पर यह रूल था कि बच्चों को कंपलसरी ही है कि उसे स्कूल में भेजा जाए। इसके लिए जेनेट को भी उसकी माँ स्कूल में भेजने लगी। लेकिन जब वो स्कूल में गई, जेनेट को जब वहां के बच्चों ने देखा, वो समझ रहे थे कि उसके साथ घर पर कुछ ना कुछ तो बुरा चल रहा है, क्योंकि जेनेट वहां पर जो उसकी उम्र के बच्चे हैं उनसे बहुत ही ज्यादा छोटी दिखाई दिया करती और साथ में उसकी ड्रेस भी बिल्कुल गंदी रहा करती। और तो और उसकी घर वाले उसके टिफिन में भी कुछ नहीं भेजा करते। जब वो बच्चे सारे लंच कर रहे हुआ करते तब भी वो देखा करते कि जेनेट के पास टिफिन है ही नहीं। जिसके बाद जो बच्चे थे वो शायद हो सकता है मिच्योर बच्चे थे, वो जेनेट के साथ अपना टिफिन शेयर किया करते, वो उसकी मजबूरी को समझ रहे थे। और जो उस स्कूल में लंच लेडी थी मिशेल बुलिश, वो बच्चों को वहां पर लंच वगैरह कराया करती। तब वो समझ गई थी कि जो ये जेनेट है इसको घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसके घर वाले इसे खाना नहीं देते। तब वो उसकी केयर टेकर बन गई। अब वो उसे लंच में भरपेट और अच्छा खाना खिलाने लगी थी। और फिर एक दिन जेनेट रोती हुई अपने स्कूल में आई और उसने आकर बताया कि उसकी माँ को पता चल गया है कि वो स्कूल में खाना खा रही है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे बहुत ज्यादा पीटा और एंजेला ने जेनेट के खाने पर भी रोक लगा दी। उस दिन के बाद जेनेट ने स्कूल में कभी भी खाना नहीं खाया। लेकिन जो जेनेट थी उसके घर पर चाहे कुछ भी चल रहा था, लेकिन वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। और उसके पीछे का कारण ये भी था कि वो स्कूल में जब आया करती उसको अपने फ्रेंड के साथ बात करने के लिए मिला करता और वहां पर वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब वो घर पर जाया करती तो उसे पता था कि उसकी माँ उसके साथ टॉर्चर करेगी, इसलिए सिर्फ वो स्कूल में ही रहना पसंद किया करती। और साथ में ही वो हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने लगी, कोई डांस हो या पेंटिंग का कंपटीशन हो या फिर म्यूजिक की क्लास हो, हर एक चीज में जेनेट जाने लगी थी। यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी में पूरा पूरा दिन बैठी रहा करती जब तक कि लाइब्रेरियन उसे ये नहीं कह देती कि मुझे लाइब्रेरी बंद करनी है, तुम घर चली जाओ। उसके बाद वो वहां से उठकर अपने घर जाया करती और घर जाते ही जेनेट के साथ उसकी माँ टॉर्चर करना शुरू कर दिया करती। उसे कमरे में बंद रखा करती, उसे पानी नहीं पीने दिया जाया करता, ना ही उसे खाना दिया जाया करता। और तो और उसने अब उसको पीटना भी शुरू कर दिया था। जब वो उसको बेल्टों से मारा करती तो उसके शरीर पर नील के निशान पड़ जाया करते और वो उन्हीं नील के निशान के साथ स्कूल में भी जाया करती। कई बच्चों ने देखे कि उसके शरीर पर नील के निशान है, जिसके बाद सभी बच्चों को स्कूल में यह पता चल गया था कि जेनेट के साथ उसके घर में मारपीट होती है। और इन्हीं बीच में जेनेट ने अपनी एक फ्रेंड एम्बर को इस बारे में बता दिया कि उसके घर पर उसकी मार पिटाई होती है, उसको अब्यूज किया जा रहा है। जिसके बाद जब एम्बर अपने घर पर गई उसने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता दिया और एम्बर के पेरेंट्स ने स्कूल में कांटेक्ट किया। जिसके बाद वो स्कूल में पहुंचे और फिर स्कूल वालों ने CPSC यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस से कांटेक्ट किया और उन्हें स्कूल में बुला लिया। और जब CPS स्कूल में आ गई तब उन्होंने जेनेट से पूछा कि वो एक पेपर पर लिख कर दे कि उसके साथ क्या क्या अब्यूज उसके घर में हो रहा है। जिसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया कि उसको घर में ना तो खाने के लिए खाना दिया जाता है, ना ही उसे पीने के लिए पानी दिया जाता है और उसे घर के अंदर बंद करके रखा जाता है और साथ में उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। और फिर तुरंत ही CPS वाले एंजेला के घर पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एंजेला से बात की। लेकिन वहां पर एंजेला ने अपनी ही कहानी शुरू कर दी। उसने बताया कि मेरे दोनों बच्चों को और देख लीजिए, जो जेनेट के छोटे भाई बहन थे उनको दिखा दिया कि ये तो देखो कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है और उनके किचन में भी बहुत सारा खाना रखा था। और एंजेला ने कहा कि जेनेट ऐसी बच्ची है, वो चाहती है कि लोग उसके बारे में केयर करें, वो लोगों से सिंपैथी चाहती है, इसलिए वो ऐसा करती है। वैसे तो मेरे दोनों बच्चों को आप देख सकते हैं और मेरा किचन भी पूरा खाने के लिए भरा है, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती। जिसके बाद वो एंजेला की ही बात को सुनते हैं। CPS वाले भी ये नहीं देखते कि उस बेचारी बच्ची के शरीर पर कितने ज्यादा निशान है, नील पड़े हुए हैं, ये सब उन्होंने नहीं देखा। वो सिर्फ एंजेला की बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जब CPS वाले वहां से चले गए तब एंजेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपनी बच्ची यानी कि जेनेट को स्कूल से भी निकाल लिया था ताकि उसके ऊपर कोई ध्यान ना दे सके। और यहाँ पर स्कूल वालों की भी गलती है, उन्होंने ये CPS वालों को दोबारा बताना चाहिए था कि उसकी माँ यानी कि जेनेट की माँ ने उसे स्कूल से निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब जेनेट 24 घंटे अपने ही घर के अंदर बंद रहा करती, उसे बाहर जाने के लिए भी नहीं दिया जाया करता। और साथ में जो एंजेला थी उसने अपनी बच्ची यानी कि जेनेट के ऊपर और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब वो उसको पकड़कर उसके मुंह पर बहुत ज्यादा थप्पड़ ही थप्पड़ मारा करती और साथ में लात गुस्से उसके ऊपर बरसाना शुरू कर दिया करती। और फिर उसने टॉर्चर करने के और भी आइडिया निकाले। वो जेनेट को एक कमरे में खड़ा कर दिया करती कोने के अंदर और उसको कहा करती कि वो एक पैर पर खड़ी रहे और अपने दोनों हाथों को वो ऊपर कर ले। और ऐसे ही जेनेट कई कई घंटों तक खड़ी रहा करती और साथ में कई बार वो कुछ ना कुछ भारी चीज उसके हाथों में दे दिया करती। अब आप जरा सोच कर देखिए, वो बेचारी सी छोटी सी बच्ची दोनों हाथों में सामान पकड़कर और एक टांग पर कैसे खड़ी रहा करती होगी। और धीरे धीरे जेनेट की ये पिटाई और भी ज्यादा गुरुसम होने वाली थी, क्योंकि अब जेनेट को एंजेला पकड़कर अपने कमरे में लेके जाया करती और कमरे को बंद करके वो टीवी की वॉल्यूम तेज कर दिया करती
और उसको वो अपनी बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया करती और इतनी जोर जोर से वो उसको बेल्ट मारा करती कि उसके शरीर से चमड़ी भी उधड़ जाया करती और कई बार तो इतना ज्यादा उसको मार दिया जाया करता कि उसके शरीर से खून निकलने लग जाया करता। खून के छींटे उसकी दीवार के ऊपर जमे हुए देखे जा सकते थे और कई बार तो एंजेला जेनेट को कहा करती कि वो अपने शरीर से पूरे के पूरे कपड़े उतार दे और बिल्कुल बिना कपड़ों के वो सामने खड़ी हो जाए ताकि उसको मारने के लिए आसानी हो, उसको काफी ज्यादा चोट लगे। और वो उसको बेल्टों से तो मारा ही करती, बाद में वो पेड़ की टहनी ले आया करती, वो पेड़ की टहनी से भी उसको पीटा करती और साथ में डंडों का तो कहना ही क्या, कितने ज्यादा उसको डंडे मारा करती इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और तो और जो पलास होता है जिससे हम तार वगैरह या कील वगैरह बाहर निकालते हैं, उस पलास से भी वो जेनेट की स्किन को पकड़कर खींचा करती, वो उसकी स्किन को बिल्कुल उधेड़ दिया करती। अब जरा आप सोच कर देखिए उस बेचारी बच्ची के साथ कैसा टॉर्चर हो रहा था और वो किस दर्द से उस टाइम पर गुजर रही थी। और ये टॉर्चर कुछ महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चले और जो उसके छोटे भाई बहन थे, जेनेट के जो छोटे भाई बहन थे, अब वो 9-10 साल के हो चुके थे और उन्हें पता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। वो जेनेट को उसकी माँ टॉर्चर किया करती तो उनको उसके साथ हमदर्दी होने लगी थी, वो छुपकर उसकी मदद करने लगे थे, वो छुपकर उसको खाना भी खिला दिया करते, कभी कभी उसको पानी पिला दिया करते। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि एंजेला को इसके बारे में पता चल गया कि वो दोनों बच्चे जेनेट की मदद कर रहे हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़ती है और उनसे कहती है कि अगर तुम उसकी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगी मैं जो जेनेट का कर रही हूँ। जिसके बाद वो बच्चे डर जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। और तो और एंजेला ने अपने दोनों बच्चों को ये कहा कि तुम्हें भी अब उसको टॉर्चर करना है। उन दोनों बच्चों को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया। उसने उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम बाहर जाकर डॉग की पोटी लेकर आओ और वो दोनों बाहर जाकर डॉग की पोटी लेकर आया करते और उस डॉग की पोटी को एंजेला जेनेट के फेस पर मल दिया करती। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो उसका पति यानी कि रिचर्ड था वो भी उसी घर में रहा करता, लेकिन उसने कभी भी एंजेला को रोकने की कोशिश नहीं की। रिचर्ड के सामने ही ये सारे के सारे क्राइम हो रहे थे, अपनी बेटी को वो टॉर्चर होते हुए देखा करता, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम इसके साथ ऐसा मत करो, क्योंकि रिचर्ड भी एंजेला से इतना ज्यादा डरा करता कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुआ करती कि वो उसे रोक दे। एंजेला और रिचर्ड के घर में किसी को भी परमिशन नहीं थी कि उसके घर में आए, सिर्फ रिचर्ड की माँ ही वहां पर आ सकती थी, लेकिन वो भी तब तक जब तक कि वो एंजेला के कहे अनुसार चले। जब रिचर्ड की माँ उसके घर में आया करती तब उसने देखा कि जेनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। उसको पता चल गया था कि जेनेट के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके बाद रिचर्ड की माँ ने सीपीएस वालों को बुलाया, लेकिन वो वहां पर आए। वहां पर आने के बाद उन्होंने एंजेला से बात नहीं की, बस बल्कि उससे छोटी सी बच्ची से बात की, मतलब कि जो जेनेट की छोटी बहन थी पेशेंस, उससे बात की। और पेशेंस को पहले ही एंजेला ने धमकाकर समझा रखा था कि उससे जो कुछ पूछा जाए वो ठीक ठीक बताए, जिसके बाद वो वापस से वहां से चाइल्ड केयर वाले चले जाते हैं। अब जरा आप सोच कर देखिए, सीपीएस वालों की भी यहाँ पर गलती है। 2-3 बार उनके पास कंप्लेन जाने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ जो जेनेट थी उसके साथ और भी ज्यादा गुरुसम यहाँ पर कांड होने लगे। उसका धीरे धीरे अब शरीर जवाब देने लगा था, क्योंकि उसके शरीर पर इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुका था, जिसकी वजह से उसका शरीर अब बिल्कुल पतला सा दिखाई देने लगा था। उसके शरीर से बिल्कुल मांस खत्म ही हो गया था, वो बिल्कुल स्केलेटन जैसी हो गई थी। उसका वजन सिर्फ 22 किलो ही रह गया था। और जेनेट अब इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वो सारा दिन अपने रूम के अंदर पड़ी रहा करती, वो फर्श के ऊपर ही पड़ी रहा करती। और उसकी माँ एंजेला रूम में आया करती और उसको टॉर्चर करके वहां से चली जाया करती। और एंजेला ने इस टाइम तक जो जेनेट थी उसके रूम का सारा फर्नीचर बाहर निकाल दिया था और वहां पर सिर्फ उसके कमरे के अंदर एक कार्डबोर्ड रख दिया था, गत्ते का कार्डबोर्ड। वो सिर्फ उसके ऊपर ही सोया करती। जेनेट उस कार्डबोर्ड के गत्ते के ऊपर सोया करती, क्योंकि जो जेनेट के रूम में कारपेट बिछे थे उसके ऊपर ही वो कार्डबोर्ड का गत्ता बिछाया हुआ था, ताकि जो जेनेट थी उसके शरीर से जो खून निकल रहा है वो उस कारपेट को खराब ना कर दे। उसका सारा खून ये कार्डबोर्ड सोख ले, वो मैट तक ना पहुंच पाए, इसके लिए वो कार्डबोर्ड वहां पर डाला गया था और जेनेट उसके ऊपर ही पड़ी रहा करती। और आप लोगों को पता ही है कि जेनेट को कभी भी हॉस्पिटल नहीं भेजा गया और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाया करती। तब उसकी माँ एंजेला जो डिटोल हुआ करती, डिटोल जैसे प्रोडक्ट लेकर आया करती और उसके घाव के ऊपर ऐसे ही उलेड़ दिया करती। अब आप समझ सकते हैं कि डिटोल डालने से जख्मों पर कितना ज्यादा दर्द होता होगा उस बेचारी छोटी सी लड़की के ऊपर। और जेनेट का जो होठ था वो इतनी बार कट पिट चुका था, क्योंकि उसकी माँ उसके मुंह पर इतनी जोर जोर से मुक्के और जो थप्पड़ मारा करती, जिसकी वजह से दांत पर लगने की वजह से उसके होठ फट चुके थे। और अब तो जेनेट बिल्कुल पहचान में भी नहीं आ रही थी कि वो जेनेट है भी या नहीं। और तो और एंजेला जेनेट की स्किन को चाकू से काट दिया करती और उसकी जो कटी हुई जगह हुआ करती उस पर जख्म बन जाया करते, जिसकी वजह से वो
और भी ज्यादा बीमार होती गई। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दिसंबर 2009 का टाइम आ गया और इस दिन एंजेला अपनी बेटी जेनेट के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी वजह से ये केस सारी दुनिया के सामने आया। उस दिन एंजेला जेनेट के रूम में गई और उससे कहा कि तुम अपने सारे के सारे कपड़े उतार दो, जिसके बाद जेनेट ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर एंजेला ने बेल्ट या जो पेड़ की टहनी होती है उससे उसको मारना शुरू कर दिया और इतनी जोर जोर से उसके ऊपर वो कोड़े से बरसा रही थी जिसकी वजह से उसके शरीर पर सारे के सारे शरीर में कट पड़ने शुरू हो गए और इतने गहरे गहरे कट पड़ गए कि उसके शरीर से हड्डियां दिखना शुरू हो गई थी। और इतनी ज्यादा पिटाई होने की वजह से जो इतना ज्यादा दर्द उस जेनेट को हो रहा था उसकी वजह से वो वहां पर बहुत बुरी तरह से चीख रही थी। वो अपनी बचाव के लिए वहां पर चिल्ला रही थी लेकिन उसकी सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन एंजेला का इतने में भी दिल नहीं भरा, उसने जो टहनी थी उसको ऐसे पकड़ा चाकू की तरह और जेनेट की गर्दन को पकड़ के उसकी गर्दन के पीछे यहाँ पर उसको मारना शुरू कर दिया। चाकू की तरह वो उसके गर्दन के पीछे वार किए जा रही थी और इतनी जोर जोर से उसने वार करना शुरू कर दिया कि उसकी गर्दन के पीछे होल हो गया। ना सिर्फ उसके पीछे होल हो गया बल्कि वो टहनी उसके दिमाग पर भी जाकर लगने लगी थी, उसका पीछे से दिमाग दिखने लगा था। जेनेट यहाँ पर बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी, उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे, उसको बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे उसे लकवा लग गया हो। वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी और वो नीचे गिर गई। और इतना सब करने के बाद जेनेट अभी भी जिंदा थी, उसने उसको मरने के लिए वहीं पर उस कार्डबोर्ड के ऊपर छोड़ दिया। वहां पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और जेनेट वहीं पर पड़ी हुई थी। और इतना सब होने के बाद भी एंजेला को अपनी बेटी के साथ कोई भी लगाव नहीं था। वो अपने घर के अंदर बिल्कुल अच्छे से रह रही थी, वो खा पी रही थी, अच्छे से सो रही थी। और फिर जेनेट आने वाले 4 दिन तक अपने रूम में ऐसे ही पड़ी रहती है, उसको कोई भी देखने के लिए नहीं आता। फिर 9 दिसंबर 2009 के दिन एंजेला जेनेट के रूम में जाती है और वो उसे जाकर देखती है कि जेनेट की कैसी हालत है। वो जेनेट के पास गई और पास बैठकर उसने देखा कि जेनेट बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है और उसने जब उसकी बॉडी को टच करके देखा तब जेनेट वहां पर ठंडी हो चुकी थी और उसके मुंह से लगातार झाग निकले जा रहे थे। इसके बाद एंजेला वहां से खड़ी होती है और बाहर जाकर वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जेनेट के साथ कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया और उसकी मौत हो गई है। अब इन दोनों को ये तो पता चल गया था कि जेनेट की मौत हो चुकी है, लेकिन रिचर्ड और एंजेला को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इस बॉडी का करे क्या। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाते हैं और बाथटब में डाल देते हैं और अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि तुम जाकर जेनेट के रूम की सफाई कर दो। और इन सब के बारे में रिचर्ड ने अपनी माँ को फोन पर बता दिया। और लेकिन जो रिचर्ड की माँ थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उसने कहा कि तुम इसके बारे में पुलिस को बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस वालों के पास फोन कर दूंगी। जिसके बाद रिचर्ड ने पुलिस वालों को फोन किया और सारी की सारी कहानी बताई। जिसके बाद पुलिस वाले उनके घर पर आते हैं और वहां पर आने के बाद पुलिस वालों ने देखा कि उस जेनेट की लाश तो बाथटब में पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस लाश को तो उठाया और हॉस्पिटल में भेज दिया और उन दोनों को यानी कि एंजेला और रिचर्ड को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले गए और वहां पर जाकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। और वहां पर पहले रिचर्ड से पूछताछ की गई, लेकिन जो रिचर्ड था उसने सारा का सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। अब आप जरा सोच कर देखिए कि रिचर्ड एंजेला से कितना ज्यादा डरता होगा कि उसने सारा का सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। और पुलिस वाले जब एंजेला के घर पर थे, वहां पर जब जेनेट के रूम की तलाशी ली जा रही थी, वहां पर पुलिस वालों को जब उसके कार्डबोर्ड को हटाकर देखा गया, मतलब कि जेनेट जिस कार्डबोर्ड पर सोया करती उसको हटाकर देखा गया, तब वहां पर बहुत सारा खून इकट्ठा हुआ पुलिस वालों को मिला। उन्हें देखकर वो पता लग गया था कि कई सालों से यहाँ पर इसको टॉर्चर किया जा रहा है और इसका सारा का सारा खून यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। उस रूम में पुलिस वालों को डंडे, बेल्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिससे जेनेट को टॉर्चर किया जाया करता। और तो और पुलिस वालों को वहां पर प्लास भी मिला जिसके ऊपर जो जेनेट थी उसकी स्किन के टुकड़े लगे हुए थे। और दूसरी तरफ उसके पोस्टमार्टम जब हुआ, वहां पर डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जेनेट की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि पहले तो उसे खाना नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है, दूसरा उसको पानी भी नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है, और तो और उसे निमोनिया भी था जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है, और उसके सिर पर इतनी ज्यादा चोट मारी गई थी जिसकी वजह से उसका माइंड डैमेज भी हो गया था। ये भी एक वजह हो सकती है उसकी मौत की, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। तब डॉक्टरों ने कहा कि इतने सालों से ये टॉर्चर सहती सहती इसकी मौत हो गई। और फिर जब एंजेला से इस बारे में पूछताछ की गई तब एंजेला ने बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो पता नहीं ये गलती से हो गया उसके साथ, उसने कभी भी अपनी बच्ची को टॉर्चर नहीं किया, वो बहुत अच्छे से उसको रखा करती। और जो पुलिस वाले थे उन्हें पता था कि यहाँ पर गुनहगार कौन है। और जो रिचर्ड था उससे अब नहीं रुका गया और उसने पुलिस वालों को सच सच बता दिया कि इसको मारने के मतलब कि जेनेट को मारने के पीछे
एंजेला का ही हाथ है। जिसके बाद इन दोनों को अदालत में ले जाया जाता है और वहां पर इनकी ट्रायल शुरू हो जाती है और अदालत ने रिचर्ड को उम्र कैद की सजा दे दी और उसे कहा कि सिर्फ वो 25 साल तक जेल के अंदर रहने के बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरी तरफ जो एंजेला थी उसे भी उम्र कैद दे दी, लेकिन उसे पैरोल नहीं मिलेगी। जिसके बाद जो जज थे उन्होंने उसकी बेटी यानी कि एंजेला की छोटी बेटी पेशेंस को अदालत में बुलाया। तब पेशेंस ने जो कुछ वहां पर अदालत के सामने बताया कि उसकी बहन के साथ कितना ज्यादा टॉर्चर हो रहा था, तब वहां की जितनी भी जूरी बैठी थी वो सब के सब रोने लगे और तब अदालत ने अपने फैसले को बदला और उसे मौत की सजा सुना दी। वो ओरेगन की दूसरी महिला थी जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये सजा उसको बरकरार नहीं रखा गया, उसको बाद में बदलकर उम्र कैद की सजा दे दी गई। और ये उम्र कैद की सजा, इसमें कोई भी बेल के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती और वो आज भी अपनी जेल के अंदर सजा काट रही है। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।